बन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे ज़मीन। हंसते खिलखिलाते नन्हे फरिश्ते, ये फरिश्ते जिनकी आंखों में है बेशुमार सपने, और वो सपने आसमान की ऊंचाई को छूने को बेताब हैं। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे। इन नन्हे बच्चों को नहीं है किसी से शिकायत, ये जिंदगी को जीना चाहते हैं, जीना जानते हैं और बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। तारे ज़मीन पर नमस्कार, मैं हूं नेहा तिवारी सिंह। वीआईपी शक्ति में आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जिन्हें बहुत ख़ास देखभाल की ज़रूरत होती है। और बिना देर किए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी आज की हमारी गेस्ट डॉक्टर श्वेता वाधवा से, जो कि पेडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर श्वेता, आपका स्वागत है वीआईपी शक्ति में। डॉक्टर श्वेता, हम बात आज कर रहे हैं ऑटिज़म के बारे में कि ये क्यों होता है, किस तरह से होता है, क्या कॉजेज़ होते हैं। क्योंकि अगर किसी बच्चे को ऑटिज़म हो जाता है तो उसके पेरेंट्स में सबसे पहले यही सवाल आता है उनके मन में कि हमारा बच्चा ही क्यों। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से कि ऑटिज़म क्या है। देखिए, ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्रेन की जो फॉर्मेशन होती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाती है एंड जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से ऑटिज़म होता है, राइट। लेकिन एग्जैक्ट ये ऑटिज़म में क्या हो रहा है वो अभी रिसर्चर्स फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस तरीके से क्यों हुआ। लेकिन कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ऑटिज़म हुआ है एंड उसके अंदर जैसे कि कुछ जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मदर ने कुछ अनवांटेड अल्कोहल का कंजम्पशन किया या स्मोकिंग करा या उस समय पे मदर जो है वो स्ट्रेस की कंडीशन में थी, तो इन वजह से ऑटिज़म हो सकता है। या फिर बॉडी में हेवी मेटल्स की पॉइजनिंग भी हो जाती है जैसे कि मर्करी या लेड, तो उनकी अगर पॉइजनिंग हो गई है उस वजह से भी ऑटिज़म हो सकता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान इन चीज़ों का यानी बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना आए, अल्कोहल का कंजम्पशन ना करें, स्मोकिंग ना करें। बिल्कुल। अच्छा, और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले अगर हम विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स एंड फॉलिक एसिड का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं तो वो हेल्पफुल रहता है। एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी ऑल्सो अगर आप फॉलिक एसिड एंड मल्टीविटामिन्स को कंज्यूम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट करेगा आपकी बॉडी के अंदर जाके, बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा एंड चांसेस एंड रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे अभी तक कोई ठोस कारण सामने नहीं आ पाया कि आखिर ये क्यों होता है। बिल्कुल। श्वेता, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को ऑटिज़म हो गया तो इसका पता कैसे लगाया जाएगा? जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं वो क्या कुछ होंगे, किस तरह से समझें? जी, हमें अगर एक मदर अपने बच्चे से बात कर रही है एंड बच्चा जो है उनको सोशल स्माइल नहीं दे रहा है, यूजुअली छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ को देख के, अपने फैमिली मेम्बर्स को देख के एक स्माइल पास करते हैं। अगर वो स्माइल पास नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, दिक्कत ज़रूर है। यस। हम जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है 12 महीने तक बच्चा कुछ ना कुछ बैबल करना स्टार्ट करता है। अगर हम ये फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि बच्चा बैबल नहीं कर रहा है तो पेरेंट्स को सतर्क होने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है जिसकी वजह से बच्चा नहीं बोल पा रहा है। एंड आई कांटेक्ट बच्चा नहीं देता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेगा, आपकी आवाज़, आपने बच्चे के नाम लेके उसको बुलाया लेकिन बच्चे ने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो वो क्यों हो रहा है? ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हर बच्चा, एक टिपिकली ग्रोइंग जो बच्चा होता है, ये सारी की सारी चीज़ें वो करता है, तो वो ये सब कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है, इसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यानी कि जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन सेट किए गए हैं उस पैटर्न के बाहर अगर बच्चा जा रहा है तो आपको तुरंत ज़रूरत है अपने डॉक्टर से कंसल्ट। बिल्कुल, डेफिनेटली। सबसे पहले एक जो नॉर्मल फैमिली
है सबसे पहले तो अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाएगी। जब वो पीडियाट्रिशियन के पास जाएगी तो वहाँ से पीडियाट्रिशियन बोलेगा उनकी ग्रोथ पैटर्न्स चेक करके कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर सब सही चल रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनको कहीं पर भी किसी भी चीज़ का कुछ ऐसा लगता है कि शक हो रहा है कि सही नहीं चल रहा है, तो उनको डेफिनेटली आगे किसी ना किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनके पास आगे रेफर ज़रूर करना चाहिए। श्वेता, क्या हम किसी एज बाउंड भी इस चीज़ को कह सकते हैं कि ऐसा है कि ये जो बीमारी होती है वो आपको बाय बर्थ होती है या फिर एक उम्र के बाद इसका पता लगता है? किस तरीके से, जिन लोगों को ये कन्फ्यूजन है उनके लिए थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए। डेफिनेटली ये बाय बर्थ होती है। ज़्यादातर केसेस के अंदर आपको बाय द एज ऑफ 1 या 2 आपको सिम्टम्स कुछ ना कुछ ऐसे नज़र आने लगेंगे जिसकी वजह से आप ये कह पाएंगे कि बच्चा जो है नॉर्मली ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है दैट 1 साल की उम्र तक बच्चे ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया, उसने कुछ शुरुआती अक्षर, कुछ शुरुआती चीज़ें बोलनी शुरू करी, मम्मा पापा, लेकिन एकदम से बच्चे ने वो बोलना बंद कर दिया एंड उसकी प्रोग्रेस जो है वो डाउनफॉल होने में स्टार्ट हो जाती है। तो उस तो ऐसा किस वजह से होता होगा कि बच्चे ने 1 साल तक तो सब चीज़ें सीखी हैं, उसके बाद सेकेंड ईयर लगते लगते जब बच्चे को और बहुत कुछ सीखना चाहिए तो वो उन चीज़ों को अचानक से रोक दे? ब्रेन की फंक्शनिंग में, क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में हमें ऑटिज्म में दिक्कत होती है, जो सबसे ज़्यादा ट्रबल वाली चीज़ है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में हमें दिक्कत हो रही है। तो जब इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में हमें दिक्कत हो रही है, 1 साल तक बच्चे ने ट्राई किया, ब्रेन उस हिसाब से वर्क कर रहा था, लेकिन 1 साल के बाद शायद ब्रेन उतना अच्छा वर्क नहीं कर पा रहा है। इसके लिए श्वेता ये बताइए कि क्या कोई लेवल्स होते हैं ऑटिज्म में, क्या कोई स्टेजेस होती हैं जिसके बारे में जानना हमें ज़रूरी होता है? जैसे हम बातचीत कर रहे थे, आपने कहा इनिशियल स्टेजेस में अगर हमें पता चल जाए तो हम चीज़ों को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल ज़रूरी। अगर हम 3 साल की उम्र तक फाइंड आउट कर पाते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म है या कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ है कि बच्चा टिपिकली ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो आप किसी ना किसी प्रोफेशनल के पास ज़रूर जाएं, उनकी हेल्प लें, उनसे गाइडलाइन लें कि किस तरीके से हम आगे वर्कआउट कर सकते हैं। क्योंकि 5 साल की उम्र तक बच्चा जो है उसकी ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा हो चुका होता है, उसको जितना कुछ सीखना है वो सीख चुका होता है, राइट। सो उससे पहले अगर हम उसको सिखाने का ट्राई करते हैं जो वो नहीं सीख पा रहा है, तो डेफिनेटली बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो जितनी अर्ली स्टेज में हम स्टार्ट करेंगे उतना लेटर स्टेजेस में प्रोग्रेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। श्वेता, आपसे और बातचीत करेंगे, ऑटिज्म के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहेंगे, लेकिन एक ब्रेक का हमारे लिए वक्त है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, आप देखते रहिए VIP शक्ति। ब्रेक के बाद VIP शक्ति में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म के बारे में और मेरे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर श्वेता वाधवा जो कि पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। श्वेता, हम आपसे बात कर रहे थे ऑटिज्म के बारे में कि क्या स्टेजेस होती हैं। इस बारे में एक आंकड़े पे अगर हम नज़र डालना चाहें तो क्या रेशो होता है, कितने 10 में से अगर हम कहें तो कितने बच्चे आज हैं जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं? देखिए, 1980 के बाद से जो है ऑटिज्म के रेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बढ़त हुई है, क्योंकि शायद ये कह सकते हैं कि उस समय में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को इतना पता नहीं था। उसके बाद चीज़ें बहुत सारी डेवलप की गई, बहुत सारे टूल्स ऐसे बनाए गए जिसके साथ ऑटिज्म के बारे में पता किया जा सके, राइट। तो अभी करंट रेशो जो चल रही है वो 1 in every 88 बच्चा इज़ ऑटिस्टिक। ऑटिज्म में क्या कोई पैटर्न्स भी होते हैं? क्या हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि स्टेज 1 का ऑटिज्म है या स्टेज 2 का ऑटिज्म है, या फिर कोई और पैटर्न इसको समझने के लिए, या कोई एक ही सिम्टम होता है जो हर बच्चे में हमें कॉमन नज़र आता है? नहीं, हमें हर ऑटिस्टिक बच्चे में डिफरेंट तरीके के सिम्टम्स नज़र आते हैं। कोई भी 2 ऑटिस्टिक बच्चे एक जैसे नहीं दिखेंगे आपको। एक टर्म हम यूज़ करते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसके अंडर हम 5 चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है ऑटिज्म, दूसरा होता है
परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर Okay. नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। ओके। तीसरा होता है रेट्स डिसऑर्डर। चौथा होता है एस्पर्जर्स, ठीक है, एंड पांचवा होता है चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। ओके। राइट, तो मेनली ये सब कुछ एक जैसे होते हैं। जैसे रेट्स होता है जो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स में पाया जाता है। उसके अलावा ऑटिज्म एंड बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो गर्ल्स एंड बॉयज़ में कॉमन होती हैं, लेकिन ऑटिज्म जो होता है वो 4 टाइम्स ज़्यादा होता है, 4 गुना ज़्यादा होता है लड़कों में इंस्टेड ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स यानी लड़कों में ये ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ऑटिज्म के शिकार हो जाएंगे और लड़कियों में कम चांसेस हैं। ऐसे केसेस आपके सामने काफ़ी आते रहते होंगे डॉक्टर श्वेता, तो उनके बारे में बताइए कि किस तरीके के केसेस आपने हैंडल किए हैं अभी तक। देखिए, हम हैंडल जो कर रहे हैं, हर तरीके का बच्चा आता है जिसके बहुत सारे डिफरेंट तरीके के सिम्टम्स नज़र आते हैं हमें। कोई बच्चा आता है जो कि सिर्फ 2 इयर्स का है लेकिन अभी तक कुछ बोल नहीं पा रहा है, अपने नेम तक को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। टॉयलेट ट्रेनिंग जो कि 2 इयर्स की एज में इम्पॉर्टेंट होती है, टॉयलेट ट्रेनिंग भी नहीं होती है बच्चों के अंदर। एक छोटे बच्चे का सबसे ज़्यादा रोल अपनी लाइफ में ये होता है कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख सके, उनको समझ सके एंड अपने एज के दूसरे बच्चों के साथ प्ले कर सके। तो वो 2 साल का बच्चा अगर प्ले भी नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, डेफिनेटली। और एक सिम्टम, एक अलार्मिंग साइन इसे हम मान सकते हैं कि अगर बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लोगों से मिलजुल नहीं रहा है, आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर रहा आई है। कांटेक्ट, ये तो शुरुआती मंथ्स में ही मुझे लगता है शायद पता लग बिल्कुल, जाता होगा। बिल्कुल। आई गेस 2-3 मंथ्स में नहीं, 2-3 मंथ्स में हम 2-3 मंथ्स बहुत अर्ली है इस हाँ, चीज़ को हाँ, समझने के लिए। 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स आपको मालूम पड़ना कुछ शुरू हो जाएगा कि जब आपने बच्चे का नेम बुलाया तो उसने आपको कोई स्माइल नहीं दी, जब अपनी मर्जी आई तो उसने एक स्माइल दी थी। रिस्पॉन्ड कर रहा है बच्चा या नहीं कर रहा बिल्कुल। है। अच्छा, अगर इसके ट्रीटमेंट्स और थेरेपीज के बारे में अगर हम बात करें तो क्या कुछ उसमें होता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन में जैसे हमने पहले भी बात करी है कि जितना जल्दी हम बच्चे के साथ थेरेपीज़ को स्टार्ट करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होता है, राइट। सो अर्ली इंटरवेंशन के अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन। इन सब का कॉम्बिनेशन अगर बच्चे को दिया जाए तो उसकी प्रोग्रेस जहाँ पे स्टॉप हो रही है वो डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा हाइक दे सकती है। बहुत जल्दी आप बच्चे के अंदर चेंजेस को नोटिस कर सकते हैं एंड आप ये कंपेयर कर पाएंगे कि थेरेपी से पहले बच्चा जो था एंड थेरेपीज के बाद जो बच्चे के चेंजेस हैं उनके अंदर बहुत अंतर है। किस तरीके से कंबाइन किया जाएगा इन तीनों चीज़ों को, थोड़ा बहुत इनके बारे में हमें इंट्रोडक्शन दीजिए। देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम बेसिकली ये लेंगे कि बच्चे की ओवरऑल एक्टिविटीज़ जो भी हर बच्चा हर रोज़ सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक जितना भी कुछ करता है, खाना खाना है, टॉयलेट जाना है, खेलना है, इन सब चीज़ों से लेकर के रात को सोने तक वो जो भी काम कर रहा है उनको उसमें जो भी दिक्कत आ रही है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प आउट करेगा सॉल्व करने में। श्वेता, इसके और भी बाकी दोनों चीज़ों के बारे में हम आपसे जानेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लगातार ऑटिज्म पे चर्चा हमारी जारी है और डॉक्टर श्वेता वाधवा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप देखते रहिए वीआईपी शक्ति। ब्रेक के बाद वीआईपी शक्ति में आपका स्वागत है और अब बिना देर किए मैं डॉक्टर श्वेता वाधवा के पास लौटना चाहूँगी। श्वेता, हम बात कर रहे थे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन के बारे में। इनके कॉम्बिनेशन को आप हमें समझा रही थी कि किस तरीके से किया जाता है, बताइए। जी, देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हमने बताया कि ओवरऑल एक्टिविटीज़ जो होती हैं हम उनके बारे में बच्चे के साथ वर्कआउट करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके। उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल सेंसरी इश्यूज़ का भी आता है। एक बच्चा जो नॉर्मल सुनता है या जो एक नॉर्मल टिपिकली ग्रोइंग जो बच्चा होता है वो सब कुछ खा पाता है, उसको किसी भी तरीके की साउंड से कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, किसी तरीके के टच से डिफ़िकल्टी नहीं होती है। लेकिन यूजुअली हम ये देखा जाता है कि ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ सेंसरी इश्यूज़ ज़रूर होते हैं। अच्छा। जैसे कि बहुत तेज़ आवाज़ आई तो उनसे उनको दिक्कत होती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सारी चीज़ों को खाना वो नहीं खा पाते हैं। कोई भी हार्ड चीज़ होती है तो उनको खाने में बहुत दिक्कत होती है।
एंड इसी तरीके से हेयर कट कराने में उनको दिक्कत होती है, नेल कटिंग कराने में दिक्कत होती है। तो वो जो सिंपल टच जो होती हैं वो उनको बहुत ज़्यादा रिपल्सिव होते हैं उन सब चीज़ों के। वो अपने आप को डिफेंड करते हैं कि एक हल्का सा टच उनके लिए बहुत ज़्यादा हाई लगता है उनको। अच्छा। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो अवॉइड करते हैं। कंटिन्यूस जंपिंग रहती है कुछ बच्चों में, तो इन सब चीज़ों को हम ट्राई करते हैं नॉर्मल लेवल तक लाने का, और ये सब कुछ पॉसिबल होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी से। थेरेपी से। बिल्कुल। और स्पीच थेरेपी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या स्पीच कुछ है? थेरेपी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्पीच थेरेपी जो बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं, स्पीच थेरेपिस्ट उनकी कुछ ओरल एक्सरसाइजेज ऐसी कराते हैं जिनसे उनका ओरल मास्कुलेचर स्ट्रांग हो सके। अच्छा। वो अच्छे से उनकी जो ओरल मास्कुलेचर है वो रेडी हो सके बोलने के लिए। एंड देन उसके बाद उनका अपना एक पैटर्न होता है, कुछ साउंड सिखाते हैं, किस तरीके से बच्चे को आगे लेकर के जाते हैं। वो स्पीच थेरेपिस्ट का प्रॉपर एक पैटर्न होता है। और स्पेशल एजुकेशन के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि आजकल स्कूल्स में देयर इज़ नो टर्म लाइक स्पेशल चाइल्ड, देयर इज़ अ टर्म लाइक चाइल्ड विद अ स्पेशल नीड। बिल्कुल, हम ये कहते हैं। तो क्या ऐसी कोई स्टेज आ पाती है जब ऑटिस्टिक बच्चा जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ तालमेल बिठाकर उन्हीं के साथ पढ़ पाए? बिल्कुल, ऐसी ज़रूर आजकल की ये वाली स्टेज बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम बहुत अच्छे से हर बच्चे के साथ काम करें, मेहनत करें, तो ये स्टेज हम ज़रूर ला सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो कि इंटीग्रेशन एंड इंक्लूसिव सेटअप्स के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ रखा जा सके। तो स्पेशल एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जो बच्चे के कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्पेशल एजुकेटर एक टिपिकल टीचर के जैसे नहीं समझाता है। वो उनको एक प्लेवे मैनर में और टेबल पे कुछ चीज़ें ऐसी एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाते हैं, सो दैट बच्चे को कुछ भी मोनोटनस ना लगे। पढ़ाई में उसका अगर मन नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ एंड प्ले इस तरीके का बनाएंगे जिसकी वजह से बच्चा जो है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को सीख सकता है। श्वेता, वक्त हमारे पास बहुत कम है लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जो आपसे जानना चाहते हैं। चलते चलते एक आखिरी और फाइनल कमेंट आपसे जानना चाहेंगे। पेरेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे पेरेंट्स के लिए? ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। हर पेरेंट जिसके पास एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है उनको ये लगेगा हमारा बच्चा क्यों, लेकिन शायद वो मेहनत कर सकते हैं इसीलिए उनके पास आया है। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। बट पेरेंट्स का ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा अपने बच्चे को आगे लेकर के जाने के लिए कि उनको कंटिन्यूस अपने बच्चे के साथ मेहनत करनी है, अपनी मोटिवेशन हमेशा हाई रखनी है। वो मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली उनका बच्चा आगे ज़रूर जा सकता है। डॉक्टर श्वेता, हमसे बातचीत करने के लिए, वीआईपी शक्ति में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऑटिज्म के बारे में आज हमने चर्चा की और कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचा सके। अगर हमसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो डॉक्टर श्वेता वाधवा से भी आप बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल वीआईपी शक्ति में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।